प्यारे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी? तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने आप सभी भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूं कि जो भाई बहन नया आया है उसको मैं बता दूं कि मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। तो आज की जो बेहतरीन अमेजिंग क्लास है वो फिजिक्स की एक अमेजिंग क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और हमारी डेरिवेशंस के बारे में। मैंने बोला था कि आपको मैं संडे के दिन डेरिवेशन कराऊंगा, लेकिन मेरा मन आया कि मैं आज आपको एक महामैराथन जैसी क्लास कराऊं जिसमें आपको 2013 से लेकर 2025 के बीच में आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए जाएं। और हां, यहां पर केवल वही प्रश्न कराए जाएंगे जो बोर्ड 2026 में आने के लिए संभावित प्रश्न होंगे। तो आज की क्लास आपकी बहुत अच्छी किस्मत है कि आपको देखने को मिल रही है एक अमेजिंग क्लास, और फिजिक्स का पेपर लीक करने वाली क्लास आज की है। इसमें हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल की 3 सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब मेरे पास क्या है, मेरे पास 6 वोल्ट की 3 सेल है मेरे पास, 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट 3 सेलों को हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं और इस संयोजन को जोड़ने पर हमारा कुल वैद्युत वाहक बल क्या आता है ये हमें बताना है। ये हमारा वीवीआईएमपी क्वेश्चन है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। इसमें हमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, तो पेन की भी जरूरत नहीं है, बहुत लॉजिक से क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट के बेस पर करेंगे। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें 3 वोल्ट दिया गया है, उसके बाद हमारा बी नंबर ऑप्शन हमें 2 वोल्ट बोलता है, सी नंबर ऑप्शन हमसे 4 वोल्ट बोलता है और डी नंबर ऑप्शन हम पे 6 वोल्ट बोलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 6 वोल्ट होगा। अब 6 वोल्ट, तो आप सबसे पहले 2 चीजों पर ध्यान दो। सबसे पहले हमसे बोला गया है 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल हैं। तो 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल किस क्रम में जुड़े हुए हैं? क्या वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं या समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं? तो हमें प्रश्न में बोला गया है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और आप हमेशा याद रखना कि अगर समांतर क्रम में कोई भी सेल जुड़े होंगे जिन उनका कितना भी विद्युत वाहक बल हो, आंसर उसका वही होगा। अगर यहां 6 वोल्ट के विद्युत वाहक बल के होते तो भी 6 वोल्ट होगा, अगर यहां 10 वोल्ट होता तो आंसर आपका 10 वोल्ट होता, 1000 वोल्ट होता तो आपका आंसर 1000 वोल्ट होता। तो मतलब जितने सेल वोल्ट होता, सेल का वोल्ट बदलेगा नहीं, जितना सेल का वोल्ट पहले था उतना सेल का वोल्ट बाद में रहेगा। याद रखना, ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 ओम के तार को खींचकर 3 गुना लंबा कर दिया जाता है, उसके बाद नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? मतलब मेरे पास एक तार है और उसका प्रतिरोध 10 ओम है। अब उसको मैं खींचकर लंबा कर देता हूं, लंबा। अब उसको 3 गुना मैंने लंबा कर दिया। अब जब नया तार आया, जो लंबा तार बन गया, उस नए तार का प्रतिरोध क्या होगा हमें बताना है। तो इसका आंसर, इसका ऑप्शन हमें दिया गया है 10 ओम, 30 ओम, 90 ओम, 100 ओम। तो इसको हम बिना फॉर्मूला के इसको हम नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हमें एक फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। जो फॉर्मूला है मैं आपको बता दूं क्या होता है कि नया प्रतिरोध हमें निकालना है। क्या निकालना? हमें नया प्रतिरोध निकालना है। तो कैसे करेंगे? नया प्रतिरोध हम मान लेंगे आर डैश। तो आर डैश बराबर क्या होता है? एन स्क्वायर इंटू पुराना प्रतिरोध। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। अब नया प्रतिरोध तो हमें निकालना है, आर डैश निकालना है हमें। एन का मतलब क्या है? कितना? एन का मतलब कितना गुना किया है? तो 3 गुना किया है, 3 गुना। तो 3 का स्क्वायर यहां हो जाएगा, गुणा आर का मतलब पुराना प्रतिरोध। पुराना प्रतिरोध 10 ओम है, पुराना प्रतिरोध 10 ओम है, तो 10 यहां पर हो जाएगा, 10 बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा? 90। इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 ओम। ऑप्शन मेरा क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 ओम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब मैं बात करूंगा हमारे तीसरे और चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा तीसरा, चौथा और 5वें नंबर का एमसीक्यू। आइए दिखाता हूं। हमारा जो तीसरा नंबर का एमसीक्यू है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमारा है। और क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। मतलब मेरे पास विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सा और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये। और हाँ, बहुत से भाई बहनों का कमेंट मेरे पास आया था कि भैया मुझे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो फिजिक्स में डरने की कोई बात नहीं होती है, फिजिक्स में कोई फेल नहीं होता है। फिजिक्स के अंदर 80 से 90 नंबर लाना बहुत आसान होता है। कैसे लाना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? हैंड राइटिंग पर ध्यान देना है। आपकी हैंड राइटिंग नीट और क्लीन होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है कि आपको टॉपर स्टाइल में कॉपी को लिखना है। मतलब इस तरीके से कॉपी में लिखोगे, अगर आपको आंसर आता भी नहीं है
फिर भी एग्जामिनर आपको पकड़ ना पाए, आपको नंबर दे दे वो पूरे, इसलिए आपका दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको कोई भी पेज को खाली नहीं छोड़ना है, भले ही आप बना बना के लिखो लेकिन सादा पेज नहीं छोड़ना है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन नंबर को सही से डालो। बहुत से भाई बहन क्वेश्चन तो कर देते हैं, आंसर लिख देते हैं, लेकिन उनमें क्वेश्चन नंबर नहीं डालते और यहीं से आपके नंबर कट जाते हैं। तो एग्जामिनर तभी नंबर दे पाएगा जब आप उसने क्वेश्चन नंबर डाला होगा। तो अगर आप इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो आपके फिजिक्स में 90+ नंबर लाने से या 80+ नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इन चीजों को फॉलो करो, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से चीजों को सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बस आपको मेरे साथ बना रहना है, आपको टॉपर मैं बना दूंगा, ठीक है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला ऑप्शन हमारा है ओम मीटर, बी नंबर ऑप्शन है ओम इंटू मीटर इनवर्स, तीसरा ऑप्शन हमारा है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और डी नंबर ऑप्शन हमारा है ओम इनवर्स मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ओम इंटू मीटर। जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, याद रखना। हमारा जो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड 2026 के हिसाब से आने लायक क्वेश्चन है। मेरे बोर्ड 2025 में मैंने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, ये 2024 में क्वेश्चन आया है। मैं आपको बता दूं बोर्ड 2024 का प्रश्न ये है और यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। ऑप्शन यहां के वहां कर देगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, हमेशा क्वेश्चन सेम रहेगा। तो क्या है, प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किस चीज पर निर्भर करती है? क्या चालक की लंबाई पर निर्भर करती है, या चालक की मोटाई या चौड़ाई पर निर्भर करती है, या पदार्थ पर निर्भर करती है, या इनमें से किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करती? तो याद रखना, किसी भी चालक की प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोधकता पदार्थ पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? प्रोडक्ट पर निर्भर करती है, पदार्थ पर निर्भर करती है। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये हमारा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और बोर्ड के लिहाज से आने लायक क्वेश्चन होता है और बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो तुरंत इस क्वेश्चन को रट लो, समझ लो, सीख लो। मैं आपको बताने वाला हूं, गतिमान आवेश, आवेश गति कर रहा है, आवेश गति कर रहा है, गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? पहला ऑप्शन केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, दूसरा ऑप्शन केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, सी नंबर ऑप्शन विद्युत और चुंबकीय दोनों उत्पन्न करता है, डी नंबर ऑप्शन कोई भी क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। तो याद रखना, जो हमारे पास गतिशील आवेश है, जो आवेश गति कर रहा है, वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, यानी कि वो दोनों क्षेत्रों को उत्पन्न करता है। याद रखना, जो मेरे पास ऑप्शन नंबर सी है ये राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों गलत ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि जो गतिमान आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, याद रखना। तो अब मैं बात करूंगा हमारे कुछ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की तरफ। अरे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे आगे वाले क्वेश्चंस। अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा 6वें नंबर का क्वेश्चन, जो हमसे क्या बोल रहा है, पराविद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो मतलब अब हमें बताना है पराविद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो बोर्ड 2026 में 2 नंबर के अंदर आने के लायक क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते। पहली बात क्या है कि पराविद्युत कैसे पदार्थ होते हैं, जैसे कि मैं ऐसे परावैद्युत पदार्थ हूं तो मैं अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने दूंगा, लेकिन विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करूंगा। मैं परावैद्युत पदार्थ कहलाऊंगा। ऐसे पदार्थ कहलाते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते परंतु विद्युत प्रभाव को दर्शाते हैं। पर कैसे प्रभाव को? विद्युत के प्रभाव को दर्शाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, सिंपल तरीके से। उसके बाद इसके उदाहरण पूछे गए हमसे, तो क्या है, आप 2 उदाहरणों को याद रखना। पहला उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण हमारे पास कांच। कांच जो होता है वो एक परावैद्युत पदार्थ होता है। दूसरा मेरे पास है मोम, तीसरा कागज, चौथा तेल। तो अगर आप इन 4 उदाहरणों को लिख देंगे तो आपको 2 में 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे, मैं वादा करता हूं इस चीज का। और इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल तैयार कर लेना, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं। हमारा जो 7वें नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? कोई भी चालक है, उस चालक के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं वो हमें बताना है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, किसी चालक का अनुगमन वेग, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक समान औसत गति करते हैं, जिसको बोलते हैं अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को बोलते हैं हम गतिशीलता। क्या है मेरे पास कि किसी चालक के अनुगमन वेग यानी कि वीडी, अनुगमन वेग यानी कि वीडी अनुगमन वेग, तथा विद्युत क्षेत्र यानी कि ई, इसके अनुपात को हम बोलते हैं गतिशीलता। अब गतिशीलता को बोलते हैं म्यू, म्यू बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा
वी डी अपॉन ई हो जाएगा, वी डी अपॉन ई, और इसको हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। जहाँ पर वी डी क्या है, जहाँ पर वी डी क्या है, वी डी मेरे पास अनुगमन वेग है, ई क्या है, ई यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, और म्यू क्या है, ये मेरे पास म्यू क्या है, म्यू मेरे पास गतिशीलता है। तो गतिशीलता में क्या होता है, म्यू बराबर वी डी अपॉन ई, ये इस तरीके से हम करेंगे गतिशीलता के बारे में। तो आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। अरे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा 8वां और 9वें नंबर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाई बहनों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं मुझे गुरु दक्षिणा देना, अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहा हूं, तो आपको इस क्यूआर कोड पर आपको कंट्रीब्यूशन करना है, जिससे मैं स्मार्ट बोर्ड को खरीद पाऊं। अभी तक बहुत कम भाई। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। और 2 नंबर के अंदर ये मोस्ट आस्किंग, मोस्ट डिमांडिंग और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। क्या होता है कि मेरे पास 2 चालक होते हैं। पहला मेरे पास एक चालक तार ये है, मेरे पास एक चालक तार ये है, दूसरा चालक तार ये है। इसके अंदर विद्युत धारा बह रही है आई, इसके अंदर I1 धारा बह रही है, इसके अंदर I2 धारा बह रही है। ठीक है, तो मेरे पास 2 समांतर, इस तरीके से समांतर धारावाही चालक हैं और दोनों के अंदर धारा बह रही है, तो दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे। अब बल के लिए हमें व्यंजक लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो बिल्कुल सिंपल तरीके से उसको रट लो, तैयार कर लो फॉर्मूले को, दिन में 50 बार लिख के बोलो, जहां आप पढ़ते हो वहां पर चिपका लो और आपको याद कर ही लेना है। आपको ये फॉर्मूला क्या है, F अपॉन एल बराबर क्या है, F अपॉन एल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर। तो ये मेरे पास जो फॉर्मूला है दो चालक तारों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप अच्छे से तैयार रखोगे। क्या फॉर्मूला है मेरे पास, मैं दोबारा आपको बता दूं कि F अपॉन एल बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर। ये फॉर्मूला आप तैयार रखोगे। ठीक है, हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा दीजिए। मेरे पास क्या है, चुंबकीय यामोत्तर। ये क्वेश्चन भी बोर्ड 2022 में आया था, यूपी बोर्ड 2022 में क्वेश्चन आया था कि चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा दीजिए, और VVIMP क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि किसी स्थान पर, क्या है, कोई एक स्थान है, तो किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्र लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। मतलब मैं आपको समझाऊं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई चुंबक है। पहली बात मेरे पास क्या है, मेरे पास चुंबक है। इस तरीके से मैंने चुंबक को लटका दिया। ये चुंबक का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो ये जो है ये एक्सिस जो है, इसको बोलेंगे हम चुंबकीय यामोत्तर। ये जो है इस ऊर्ध्वाधर तल को हम बोलेंगे चुंबकीय यामोत्तर। दोबारा से डेफिनेशन देखो, आपको ये तैयार करना है, आप ये चित्र के माध्यम से सीख सकते हो। क्या है कि किसी स्थान पर अपने गुरुत्व से स्वतंत्र लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय यामोत्तर बोलेंगे। और ये 2022 में आई है और 2026 में भी पूरे चांस रखती है आने के। अब हम बात करते हैं अपने आगे वाले महासंग्राम वाली क्लास के आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा 10th नंबर का हमारा न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल जो है वो बोर्ड 2026 में बिल्कुल छपने लायक है। आपको इस न्यूमेरिकल का मैं बिल्कुल 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करके सिखाता हूँ। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है हमसे कि दिए गए चित्र में तुल्य धारिता क्या है। मतलब हमें ये चित्र दिया गया है और इस चित्र में आपको बताना है कि A और B के बीच में, ये मेरे पास बिंदु A है, ये मेरे पास बिंदु A है और मेरे पास बिंदु B है। इन दोनों के बीच में हमें तुल्य धारिता क्या होगी ये हमें निकालनी होगी, तुल्य धारिता निकालनी होगी। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मेरे पास ये सर्किट दिया गया है, इसमें हम धारिता को मानेंगे। सबसे पहले मेरे पास ये क्या है, मेरे पास C1 धारिता, मैं इसको मान लेता हूँ। ये मेरे पास 3 माइक्रोफैरड दी गई है, इसको मैं C2 मान लेता हूँ, C2 मान लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास ये भी 3 माइक्रोफैरड है, इसको मैं C3 मान लेता हूँ। और मेरे पास ये लास्ट में C4, इसको मैं नाम दे देता हूँ, C4 धारिता, इसको नाम दे दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इन दोनों के बीच में निकालना है, तो सबसे पहले मैं इन तीनों को निकालूंगा। ये तीनों मेरे पास क्या है, C1 C2 C3, मेरे पास C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में है। तो सबसे पहले मैं इन तीनों की धारिता निकालूंगा, उसके बाद इसकी धारिता के साथ इसको जोड़ दूंगा, इनकी धारिता निकालूंगा, इसके साथ जोड़ दूंगा, तो मेरी टोटल धारिता निकल जाएगी। कैसे आपको मैं दिखाता हूं। मेरे पास क्या है, मेरे पास C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में है। तो क्या लिखोगे, मेरे पास, मैं कहां पर करूं सॉल्यूशन, यहां पर करता हूं। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास C1 कितना है, C1 बराबर कितना है, मेरे पास
3 माइक्रोफैरड। कितना है? 3 माइक्रोफैरड। उसके बाद मेरे पास C2 मेरे पास क्या है? C2 मेरे पास है 3 माइक्रोफैरड। C2 मेरे पास 3 माइक्रोफैरड है। C3 मेरे पास क्या है? C3 मेरे पास है 3 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड मेरे पास C3 है। तो इस तरीके से मैंने किया। अब मैं क्या करूँगा, इनको इन तीन मेरे पास श्रेणी क्रम में है, ये मेरे पास श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में क्या होगा? तो 1/C बराबर क्या हो जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C3। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ये मेरे पास श्रेणी क्रम का सूत्र है। याद रखना, ये प्रतिरोध नहीं है, ये धारिताएं हैं, और धारिता का श्रेणी क्रम का सूत्र ये होता है, याद रखना। उसके बाद क्या है मेरा? 1/C अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/C1 मतलब 1/3 प्लस इसमें भी C2 का मान 3, तो 1/3 प्लस 1/C3 का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो 3 बटे नीचे हर में कितना है? 3, तो 3/3 आ गया। जब इसको मैं काट दूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा, तो 1 माइक्रोफैरड इसकी श्रेणी क्रम में इन तीनों की धारिता निकल के आ गई। अब मैं क्या करूंगा? इन तीनों की धारिता निकल के मेरे पास 1 माइक्रोफैरड आई है, 1 माइक्रोफैरड। अब 1 माइक्रोफैरड और ये जो है समानांतर क्रम में है। कैसे समानांतर क्रम में? तो अब इनको हम आपस में इसका समांतर क्रम का सूत्र लगाएंगे। तो समांतर क्रम में क्या होगा? C, ये मेरे पास जो निकल के आई है, मेरे पास C की वैल्यू है, ये मेरे पास C की वैल्यू मेरे पास निकल के आई है। C बराबर मेरे पास कितना है? 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो अब हम C तथा अब क्या करेंगे? C4, ये मेरे पास C4 है, तो C व C4 समानांतर क्रम में है। कैसे क्रम में? समांतर क्रम में है। C व C4 समांतर क्रम में है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं यहाँ पर समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या है फॉर्मूला मेरे पास? कि C बराबर क्या हो जाएगा? मैं C डैश मान लेता हूँ, C डैश बराबर C प्लस C4। तो C की वैल्यू मेरे पास कितनी है? C की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 1, C की वैल्यू 1 है। C4 की वैल्यू मेरे पास 3 माइक्रोफैरड है, मतलब 3, तो C डैश बराबर कितना हो जाएगा? 4 माइक्रोफैरड मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो C डैश बराबर कितना होगा? 4 माइक्रोफैरड। इस तरीके से मैंने कंप्लीट सर्किट को सॉल्व किया। ऐसे ही सॉल्व करना होता है भाई बहन। अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा 11वें नंबर का न्यूमेरिकल। ये 11 नंबर जो न्यूमेरिकल है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें क्या बोला जा रहा है हमसे कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध, ये प्रतिरोध नहीं है, ये आंतरिक प्रतिरोध हमें दिया गया है। तो 12 वोल्ट हमें विभवांतर दिया गया है और 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध के बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में धारा जो है वो 0.5 एम्पियर है, 0.5 एम्पियर हो तो परिपथ से जुड़े प्रतिरोध का मान बताइए। तो हमें प्रतिरोध का मान पूछा गया है इसमें। और सबसे पहले हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में सबसे पहले हमें जो डेटा दिया गया है, जो वैल्यू हमें दी गई है, उसको निकालेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या पूछा गया है। तो आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? हमें दिया गया 12 वोल्ट विभवांतर, 12 वोल्ट विभवांतर, यानी कि हमें E की वैल्यू दी गई है। E बराबर क्या है मेरे पास? 12 वोल्ट। अब आप बोलोगे भैया यहाँ तो विभवांतर है, आप E क्यों लिख रहे हो? तो E का मतलब भी यहाँ पर होता है विद्युत वाहक बल। E का मतलब होता है विद्युत वाहक बल, जो कि हमें 12 वोल्ट दिया गया है। उसके बाद हमें आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध को बोलते हैं स्मॉल आर। स्मॉल आर हमारे पास कितना है? 3 ओम है। मेरे पास स्मॉल आर कितना है? 3 ओम मेरे पास स्मॉल आर है। ठीक है, उसके बाद हमें विद्युत धारा दी गई है 0.5 एम्पियर। आई की वैल्यू हमें दी गई है, आई बराबर हमें कितना दिया गया है? 0.5 एम्पियर हमें दिया गया है। उसके बाद प्रतिरोध का मान हमें निकालना है, हमें कैपिटल आर निकालना है। तो कैपिटल आर हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से। अब हमें ये वैल्यू दी गई है, अब हम सोचें कि हमें इसमें कौन सा सूत्र लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है? मेरे पास फॉर्मूला होता है I बराबर क्या होता है? E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपका आंसर, जो आपको प्रतिरोध निकालना है कैपिटल आर, 100% निकल के आएगा। कैसे आएगा? अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो आई की वैल्यू क्या है? 0.5। तो आई बराबर क्या है मेरे पास? 0.5 बराबर ई की वैल्यू मेरे पास 12, तो ई बराबर मेरे पास 12 है अपॉन कैपिटल आर हमें निकालना है, कैपिटल आर हमें फाइंड करना है, प्लस स्मॉल आर मेरे पास कितना है? स्मॉल आर मेरे पास 3 ओम है, स्मॉल आर मेरे पास 3 ओम है। तो इस तरीके से हमने पूरी वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? हमें आर निकालना है, तो इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे। कैसे करेंगे? कि 0.5 गुणा
r प्लस 3 गुणा कर देंगे r प्लस 3 का, बराबर में मेरे पास क्या है, बराबर में मेरे पास 12 है, 12 मेरे पास बराबर में है। अब मल्टीप्लाई करके देखो, r का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 r मेरे पास आ जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15, तो 15 आएगा मेरे पास, बीच में पॉइंट लगा देंगे, मतलब 1.5 मेरे पास आ जाएगा। इस साइड मेरे पास 12 है, इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास प्लस 1.5 है, प्लस 1.5, इस साइड जाएगा माइनस 1.5। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर जैसे कि मेरे पास हो गया है कि 0.5 r यहां पर हो गया, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो क्या करेंगे, 12 माइनस 1.5 हो जाएगा, 12 माइनस 1.5। तो क्या करेंगे, यहां पर 0.5 ऐसा ही बना देंगे, r बना रहेगा। तो यहां पर जब 12 में से 1.5 जाएगा तो कितना मेरे पास आएगा, तो मेरे पास आएगा 10.5। कितना बचेगा मेरे पास, 10.5, ठीक है। तो अब हम करेंगे यहाँ पर जो 0.5 है वो r के मल्टीप्लाई में है। अब r अगर हम निकालेंगे तो इसके भाग कर देंगे इससे, तो आगे हम करेंगे, आगे इस तरीके पर आगे करेंगे तो क्या होगा, r बराबर क्या हो जाएगा, 10.5 बटे कितना, 0.5 बटे 0.5, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, मतलब 105/5 आ गया मेरे पास। जब इसका हम भाग देंगे तो मेरे पास 21 आंसर निकल के आ जाएगा, 21 ओम इसका राइट आंसर होगा। तो ये मैंने बहुत बेहतर तरीके से आपको क्लास के अंदर सिखाया कि कैसे आपको न्यूमेरिकल करना होता है। बहुत सिंपल है, मेरे पास विद्युत भाग बल था, मेरे पास आंतरिक प्रतिरोध था, मेरे पास विद्युत धारा थी, मुझे प्रतिरोध निकालना था। मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ किया सबसे पहले, I बराबर कैपिटल ई अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। इस फॉर्मूले मैंने वैल्यू को रखा और बाद में मेरा जो आंसर है, जो हमारा प्रतिरोध है, वो 21 ओम आराम से निकल के आ चुका है। तो बहुत आसान होते हैं न्यूमेरिकल्स, ऐसे ही सेम न्यूमेरिकल आते हैं। पिछले 5 सालों में अगर आप देखो ना तो कम से कम 2 से 3 बार आए हैं। बहुत सारे सेट बनते हैं, किसी ना किसी सेट में तो टपक ही पड़ते हैं ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल्स। अगर आपको इनका सूत्र नहीं पता, अगर आपको पता नहीं कि न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो आप ये सिंपल न्यूमेरिकल्स भी नहीं बना पाओगे। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करते हैं। तो अब बात करूंगा हमारी एक बेहतरीन सी डेरिवेशन की तरफ। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अगर मैं आपसे बोलूं कि बोर्ड 2026 में ये डेरिवेशन छपी हुई है तो आप बिल्कुल आपको विश्वास करना पड़ेगा। हमारी डेरिवेशन का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। पूरे 5 नंबर की डेरिवेशन होती है और 100% बोर्ड में आएगी। अगर आप मैं आपको कैसे सिखाऊंगा, मैं आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा। आपको केवल और केवल बिल्कुल ट्रिक पर फोकस करना होगा, 3 स्टेप पर फोकस करना होगा। केवल 3 स्टेप पर अगर आप फोकस करोगे तो आपकी डेरिवेशन आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। मैं बिल्कुल 100% वादा करता हूं कि अभी जब मैं शुरुआत करूंगा, शुरू से लेकर अंत तक अगर आप देखोगे इस डेरिवेशन को, तो आपके दिमाग में बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल फिट हो जाएगी। केवल 3 स्टेप पर फोकस करना है। वो कौन है वो 3 स्टेप्स, मैं आपको अभी बता रहा हूं। सबसे पहले हमसे क्या बोला गया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम चित्र को बना लेते हैं। मैंने बोला ना कि अगर आपको डेरिवेशन चाहिए है तो डेरिवेशन में सबसे बड़ी जीजान लगाता है हमारा चित्र। तो चित्र सबसे पहले हम बनाते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र, सबसे पहले हमें 2 समांतर प्लेटें बनानी होंगी। कैसे बनाएंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास क्या है, मेरे पास 2 समांतर प्लेटें हैं। मेरे पास एक प्लेट ये है, मेरे पास एक प्लेट ये मेरे पास है और दूसरी प्लेट मेरे पास ये है। मेरे पास दूसरी प्लेट मेरे पास ये है। तो 2 प्लेटें हो गई मेरे पास, एक प्लेट ये और दूसरी प्लेट ये, ठीक है। अब मेरे पास एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये, मतलब 2 समांतर प्लेट हो गई। पहली प्लेट का नाम मेरे पास x है और दूसरी प्लेट मेरे पास y है, याद रखना। अब हम क्या करेंगे, अब हम बताएंगे कि इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। वो कितनी है, स्मॉल डी इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, ठीक है। इन दोनों प्लेटों की मोटाई क्या है, मोटाई, इनका जो क्षेत्रफल है वो a है। इनका क्षेत्रफल कितना है, इनका क्षेत्रफल जो एरिया है वो a है, a एरिया में मान लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगा कि इस x जो प्लेट है मेरे पास, x प्लेट पर मैं प्लस क्यू आवेश दूंगा। मैं अपने मन से आवेश दे रहा हूं। मैं यहां से इसको प्लस क्यू आवेश दे रहा हूं। मैं यहां से इसको प्लस क्यू आवेश दे रहा हूं, प्लस क्यू आवेश इसको दे रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी प्लेट पर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। एक्स वाली प्लेट पर प्लस आवेश आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझना है, आपको बिल्कुल डेरिवेशन समझ में आएगी और मैं वादा भी करता हूं कि डेरिवेशन आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में आएगी।
इसमें मैंने एक्स प्लेट पर प्लस क्यू आवेश दिया, जिससे पूरी प्लेट पर एक समान रूप से यह आवेश वितरित हो गया। अब वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ, इस प्लेट पर कोई भी आवेश नहीं दिया, इसके अब यहाँ पर प्लस आया तो अपने आप यहाँ पर प्रेरण की क्रिया के द्वारा, इंडक्शन की क्रिया के द्वारा यहाँ पर अपने आप माइनस चार्ज आ गया। तो इस तरफ इस प्लेट पर इस साइड क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, माइनस, इस साइड अपने आप माइनस माइनस आ गया, माइनस आ गया। और दूसरी तरफ ये जो है मेरा क्या करेगा, ये जो है वो पृथ्वी के साथ भू संपर्कित हो जाएगा, पृथ्वी के साथ ये भू संपर्कित है। मतलब यहाँ से प्लस क्यू आवेश दिया तो यहाँ पर अपने आप प्रेरण के द्वारा माइनस चार्ज आ गया। दोनों प्लेट के बीच की दूरी d है और दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल a है, इतना सिंपल है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, माना मेरे पास कोई दो प्लेटें हैं, आप कैसे थोड़ी थ्योरी लिखोगे, 3-4 लाइन की थ्योरी लिखोगे। क्या लिखोगे, थ्योरी याद नहीं करनी होती, मैं आपको बता रहा हूँ, थ्योरी याद नहीं करनी है, आपको केवल डायग्राम को समझना है, इससे आप कर पाओगे। कैसे कि माना मेरे पास दो समांतर प्लेटें हैं जिनका नाम x तथा y है। कैसे, माना मेरे पास दो समानांतर प्लेटें हैं जिनका नाम x तथा y है। हमने x प्लेट को प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया, जो उस पूरी प्लेट पर एक समान रूप से वितरित हो गया। वहीं दूसरी प्लेट y पर x प्लेट के प्रेरण की क्रिया के द्वारा अपने आप मतलब स्वतः माइनस साइन या ऋणात्मक आवेश स्वतः उत्पन्न हो जाता है। वह दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल a है। इस तरीके से आपको लिखनी है थ्योरी, बस थ्योरी। उसके बाद आपको पहला स्टेप जो फोकस करना है, आपको धारिता निकालनी है। क्या निकालनी है, धारिता। तो ट्रिक मेरी सुन लो, ट्रिक मेरी क्या है, मेरी ट्रिक क्या है कि धारिता मेरे पास क्या होती है, C बराबर Q/V होती है धारिता। हमें धारिता निकालनी है, तो धारिता क्या है, C बराबर Q/V होती है हमारे पास धारिता। क्यों, मेरे पास आवेश जो हमें दिया गया है, हमें आवेश तो पता ही है, हमें V निकालना है। अब हमें V मतलब विभवांतर पर फोकस करना है। अब विभवांतर हम कैसे निकालेंगे, विभवांतर क्या होता है, V बराबर E/D होता है, E/D। E का मतलब विद्युत क्षेत्र, D का मतलब दूरी, जो इन प्लेटों के बीच की दूरी है। अब अगर हम विभवांतर को निकाल पाते हैं, विभवांतर को अगर हम निकालते हैं तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से धारिता निकाल पाएंगे। लेकिन एक लॉजिक मेरे पास आया, विभवांतर निकालने के लिए मेरे पास D तो पता है, हमें दूरी प्लेटों की हमें पता है, लेकिन हमें विद्युत क्षेत्र नहीं पता। तो सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र को निकालेंगे, उसके बाद हम विभवांतर को निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम धारिता को निकालेंगे। तो हमारे पास स्टेप क्या होगा, E होगा सबसे पहले, फिर V होगा, फिर हम C करेंगे। तो EVC ये मेरे पास ट्रिक है। अगर आप EVC को फॉलो करोगे, यानी कि विद्युत क्षेत्र निकालोगे, उसके बाद विभवांतर निकालोगे, उसके बाद धारिता निकालोगे, तो आपकी डेरिवेशन चुटकियों में हो जाएगी। मैं बताऊंगा कैसे होगी, अभी मैं सिखा रहा हूं। तो क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसको मेट के बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं। तो इस डेरिवेशन को कर लिया मैंने, चित्र बना लिया, यहां पर 4 लाइन की मैंने थ्योरी बता दी, कैसे कैसे थ्योरी करनी है वो भी बता दी। अब हमारा पहला स्टेप जो होगा, हमारा फर्स्ट स्टेप जो होगा, स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा, स्टेप नंबर 1 क्या होगा हमारा, कि दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूं। क्या है कि दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, विद्युत क्षेत्र मान यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो इस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, मेरे पास E होता है विद्युत क्षेत्र। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, E बराबर मेरे पास हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, E बराबर मेरे पास होता है, अब हमें पता है कि हमारे पास सिग्मा जो होता है, मैं आपको बता दूं कि सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q/A। सिग्मा बराबर मेरे पास क्या होता है, Q/A होता है। ठीक है, तो अगर हम सिग्मा की वैल्यू रखें तो हमारे पास हमारा फॉर्मूला और आसान हो जाएगा। कैसे हम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे E बराबर क्या करेंगे, E बराबर हम कर देंगे Q/एप्सिलॉन नॉट इंटू A कर देंगे। तो हमने क्या किया, हमने सिग्मा के स्थान पर Q/A कर दिया, किया ना, मैंने सिग्मा के स्थान पर Q/A कर दिया। बहुत सिंपल है यार। अब हमारे पास विद्युत क्षेत्र निकल के आ चुका है, ये मेरे पास विद्युत क्षेत्र निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा दूसरा स्टेप जो होगा EVC का हमारा स्टेप होता है E, फिर उसके बाद V, फिर C। तो अब हम V निकालेंगे, मतलब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर को निकालेंगे। हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, हमारा स्टेप नंबर 2 क्या होगा, हमारा स्टेप नंबर 2 होगा प्लेटों के मध्य हमें विभवांतर निकालना है। तो कैसे करेंगे, दोनों प्लेटों के बीच
दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, मतलब हमें दोनों प्लेटों के बीच हमें विभवांतर को निकालना होगा। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर क्या है इस तरीके से हम निकालेंगे। तो विभवांतर के लिए मैंने आपको सूत्र बताया क्या है कि V बराबर E इंटू डी। हम E निकाल चुके हैं, अब हमारे पास आसानी रहेगी, कि हम क्या करेंगे V निकालेंगे। तो V बराबर क्या होता है E इंटू डी होता है, E इंटू डी होता है, ठीक है। हमें V निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे V बराबर E की वैल्यू कितनी है मेरे पास, E मेरे पास ये है E, तो Q अपॉन एप्साइलन नॉड ए इंटू मेरे पास हो जाएगा D, इंटू मेरे पास D। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वैल्यू निकल के आ चुकी है किसकी, विभवांतर की। कैसे आई, मेरे पास E की वैल्यू मैंने निकाल के रखी थी, यहाँ से मैंने E की वैल्यू पुट कर दी, गुणा D, तो गुणा D मैंने जैसे का तैसा रखा। ये मेरे पास क्या है, मेरे पास V निकल गया। तो मेरे पास E निकल चुका है, मेरे पास V निकल चुका है। अब मैं निकालूंगा हमारा C का मतलब क्या है, मेरी धारिता कैसे निकलेगी, मैं क्या लिखूंगा, दोनों प्लेटों के मध्य धारिता, दोनों समांतर प्लेटों के मध्य धारिता क्या होगी। तो मैं यहाँ पर स्टेप नंबर 3 लिखता हूँ, स्टेप थ्री करता हूँ। क्या है कि दोनों प्लेटों के बीच धारिता क्या होगी, धारिता। तो हमें पता है धारिता क्या होती है, C बराबर Q अपॉन V होती है। धारिता क्या होती है, C बराबर Q अपॉन V होती है मेरी धारिता। तो हम C निकालेंगे, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। तो हमने क्या किया, Q अपॉन V की वैल्यू रख दो। V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू मेरे पास ये है, ये मेरे पास V का मान है। तो V का मान क्या है, Q इंटू डी है। उसके बाद क्या है, एप्साइलन नॉट ए, तो मेरे पास एप्साइलन नॉट ए। अब मैंने क्या किया, Q से Q कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा C बराबर, ये अब ये है जो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास बचेगा C बराबर हो जाएगा एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी। तो ये मेरे पास क्या है, मेरे पास निकल के आ चुकी है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। बहुत इजी थी और पूरी डेरिवेशन 5 नंबर की है, बहुत आसान है। अगर आपको आसान नहीं लग रही तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। कैसे कि मेरे पास 2 प्लेटें हैं, मेरे पास 2 समांतर प्लेटें हैं। पहली प्लेट x है, दूसरी प्लेट y है। x प्लेट पर मैंने प्लस q आवेश दिया, दूसरी प्लेट y पर अपने आप उसके प्रेरण के द्वारा अपने आप माइनस चार्ज आ गया और इसको मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया, मतलब भू संपर्कित कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसकी 4 लाइन की थ्योरी लिख लो, जो थ्योरी मैंने आपको बताई है। उसके बाद आपको 3 ट्रिक की स्टेप्स फॉलो करो, 3 स्टेप्स फॉलो करो। पहले विद्युत क्षेत्र निकालो, पहला जो E निकालो, E मतलब विद्युत क्षेत्र निकालो। उसके बाद आप विभवांतर को निकालो, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, आपकी धारिता निकल जाएगी। कैसे निकलेगी दिखाता हूं। विद्युत क्षेत्र हम कैसे निकालेंगे, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है। उसके बाद हमने यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू रख दी, Q अपॉन A कर दिया, एप्सिलॉन नॉट जैसे का तैसा। अब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर हमारा स्टेप नंबर 2 है। तो इसमें मैंने क्या किया, V बराबर E इंटू डी किया, तो V बराबर E का वैल्यू मैंने यहाँ से रखा, रख दिया, गुणा D कर दिया, तो मेरे पास V का मान निकल के आ गया। अब स्टेप नंबर 3 हमारा है कि दोनों प्लेटों के बीच धारिता C बराबर Q अपॉन V होता है। तो C की वैल्यू मैंने रखी Q अपॉन V, तो V का मान मैंने रखा, Q से Q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला गया, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये मेरे पास धारिता आ चुकी है। अब मैं आपसे पूछूंगा धारिता का मात्रक क्या होता है। अगर आप लोगों को पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में धारिता का मात्रक जरूर बताना। मैं मिलता हूं अमेजिंग नेक्स्ट मैराथन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।